Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Naveen the Best Digital Learning. Here we are again with our new topic that is previous year questions. प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में 1 मार्क्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको कर लिया था। तो हम अपनी जो लास्ट वीडियो है इसमें हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने वाले। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम सबसे पहले करेंगे और उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ आपका ये एग्रीकल्चर चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार जो आपने पिछली लास्ट वीडियो उनको नहीं देखा है ध्यान से, तो दोबारा एक बार उनको प्लीज रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे। तो दैट्स वाई जो पुरानी वीडियोस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपके मन में सारे कंसेप्ट जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए होंगे, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा बेटा जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपको हमारी जो वीडियोज है उनकी इम्पोर्टेंस भी पता लगेगी और ये भी पता लगेगा कि हमारा कंटेंट सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि हमारे कंटेंट में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो हमारे कंटेंट से बाहर आया हो किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो इसीलिए तो एक बार वो वीडियोस को देख लीजिए और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई कंटेंट सिलेबस से बाहर आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो स्टार्ट करना जिसमें हमने किए हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है। तो जो हमारी 5 या 6 वीडियो के आसपास एग्रीकल्चर चैप्टर से रिलेटेड है, मैं एक बार बता देता हूँ किस तरीके से कंसेप्ट हमारा स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक हमने कंसेप्ट ये किया था। हमारा स्टार्टिंग में कंसेप्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमने टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद हमने पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने हमारा जो फूड क्रॉप्स थी जो हमें इंडिविजुअली पढ़नी थी, जैसे राइस के बारे में या व्हीट के बारे में, या हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ा था, टी के बारे में पढ़ा था, कॉफी के बारे में पढ़ा था, ऑरेंजेस को सेपरेट किया था, मैंगो को पढ़ा था। इन सब चीज़ों को हमने सेपरेटली स्टडी किया था। और लास्ट वीडियो में हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में और टेक्निकल रिफॉर्म जो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं उनको हमने पढ़ा था। तो उन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमने अब आगे जो ये वीडियो लेके आए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बेटा, तो एक बार प्लीज उनको आप देख लीजिए। जैसे कि हमारा अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले क्वेश्चंस को ना अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। अगर आप आंसर देना चाहते हैं अच्छे तरीके से, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको क्वेश्चन ही अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा तो फिर आप उसका एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो आपको फैक्ट्स की जानकारी भी होगी तब भी आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे, उसमें पूछा कुछ और गया होगा और उसके आप एक्सप्लेनेशन कुछ और दे देंगे। तो देखिए, dense and efficient network of transport is a prerequisite for local and national development. प्रीरिक्वाइसाइट का मतलब होता है, प्रीरिक्विसाइट का मतलब होता है कि दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हमें लोकल डेवलपमेंट करनी है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू रूरल, एंड आपको नेशनल ओवरऑल सारे पूरे के पूरे देश की अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो आपको एक डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। एनालाइज दिस स्टेटमेंट। सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बच्चे इम्पैक्टफुल होते हैं, जो कॉन्सेप्ट को सारों को अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं, वही इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं बेटा। तो उन क्वेश्चंस का आंसर हमें पढ़ना है बेटा कि हमारा जो डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हमारी नेशनल डेवलपमेंट और लोकल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, उस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, किसकी बात हो रही है? पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। देखना कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है कंट्री की वो डिपेंड करती है एक तो प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज पे, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही हमारा जीडीपी होता है, दैट इज नॉन एज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, एज वेल एज देयर मूवमेंट। क्योंकि आपको पता है कि सारी की सारी रिसोर्सेज एक जगह पर अवेलेबल नहीं हो सकते। जैसे कोई भी स्थान, आप एग्रीकल्चर में भी या डाइवर्सिटी इन रिसोर्स देख सकते हैं कि कोई फसल कहीं पे होती है, कोई फसल कहीं पे होती है, कोई फ्रूट्स के एरिया कहीं पे है और कई एरिया कहीं पे है। तो अगर आपको एक जगह पे सारे रिसोर्सेज आपको अवेलेबल नहीं हो सकते, तो रिसोर्सेज के एलोकेशन के लिए आपको अगर ऑप्टिमम करना है, अगर एक व्यक्ति सारे रिसोर्सेज
रिसोर्सेज के को मतलब सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहता है, अगर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज चाहिए तो आपको एक सेकंड जरूरत पड़ती है बेटा ट्रांसपोर्ट की, जो कि हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। तो हमें मूवमेंट करनी पड़ती है। तो चीजों को प्रोडक्शन करना ही देश की नेशनल डेवलपमेंट नहीं होता बेटा, चीजों को जहाँ पे इसकी जरूरत है, जहाँ पे इसकी आवश्यकता है। अब आपने देखा ऑरेंज का प्रोडक्शन आपने मेनली दो ही ऐसे स्थान थे, जैसे नागपुर में या चेरापूंजी में ऑरेंजेस ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको पता है ऑरेंजेस पूरे के पूरे कंट्री में अवेलेबल होते हैं। ये क्यों अवेलेबल हो पाते हैं? आपके ट्रांसपोर्ट के कारण अवेलेबल हो पाते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए अगर आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो आपको ऑरेंजेस हर जगह प्रेजेंट मिलते हैं। जैसे वीट के भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, वीट के अलावा ये आपके जो राइस है इसके भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पे ग्रोन होता है, लेकिन ये अवेलेबल पूरी की पूरी कंट्री में होता है। तो ये कैसे अवेलेबल हो पाता है? तो इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले और कोई नहीं, हमारा ट्रांसपोर्ट ही करता है। तो द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट। तो हमारी डेवलपमेंट की पेस प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करती है। देखो अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो मूवमेंट किस चीज की करोगे, अगर प्रोडक्शन हो गया और मूवमेंट नहीं होगा तो फिर वो किस काम का प्रोडक्शन है? तो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ पैरेलल के तरीके से कार्य करती है। तो हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है एक तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर द स्पेस के ऊपर। देयरफॉर एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें चाहिए आर प्री रिक्विसाइट फॉर द नेशनल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि पेस ऑफ डेवलपमेंट दो ही चीजों पर करेगा, एक तो प्रोडक्शन कितना हुआ है, और प्रोडक्शन तो हुआ है लेकिन उनका एलोकेशन कहाँ कहाँ पे हुआ है, उसको जहाँ पे उसकी जरूरत थी वहां तक पहुंचाया गया है या नहीं पहुंचाया गया, इस चीज के ऊपर भी उसका डिपेंड करता है। सेकंड आता है टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कि वर्ल्ड को हमने एक लार्ज विलेज के रूप में देखना स्टार्ट कर दिया। एक लार्ज विलेज का मतलब क्या होता है? फ्रॉम वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कुछ को जाना है तो हम ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आप कुछ भी चीजों को इंपोर्ट कर सकते हो, किसी भी चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसमें आपके कार्गो प्लेन्स भी आते हैं, इसके अंदर आपके शिप भी होते हैं जिसमें कंटेनर में आपकी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। क्यों? देखो ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि किसी भी देश में सारे रिसोर्स आपको नहीं मिल सकते। कहीं पे अगर आपको जैसे माइनिंग से रिसोर्स अच्छे मिल रहे, कहीं पे यूरेनियम अच्छा है, थोरियम अच्छा है, माइका मिलता है, कॉपर मिलता है, आयरन मिलता है, लेकिन वहां पे खेती नहीं की जा सकती, वहां पे सिर्फ माइनिंग है। तो उनको खाने के लिए आपको राइस या व्हीट तो चाहिएगा ना, तो वो उन रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करता है और दूसरे रिसोर्सेज को वो एक्सपोर्ट कर देता है। तो ऐसे ही क्या होता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो राइस और व्हीट को नहीं करेगा तो उसकी मैन पावर खराब हो जाएगी, तो फिर वो आपने जो माइनिंग की है कॉपर वगैरह को लेकर है फिर वो किस काम की, विदाउट किसी यूज की हो जाती है। तो आपको देखा होगा लाखों करोड़ों चीजें मतलब ओवर द मंथ एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो हमने पूरे वर्ल्ड को एक विलेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, अगर हम रूस की बात करते हैं तो रूस में जैसे पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, इसके भंडार है, लेकिन वहां पे ना खेती कम होती है, उनको ना गेहूं वगैरह को इम्पोर्ट करना पड़ता है। जैसे अफगानिस्तान है, वहां पे भी गेहूं की कमी हो जाती है, दूसरी चीजें दूसरे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन में भी आपको गैस और पेट्रोलियम तो मिल जाएगा, लेकिन जो खाने पीने की वस्तुएं वहां पे इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है ताकि उनका काम कर सके। हाँ, एक दूसरी चीज का फैक्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है जिसका इफेक्ट पड़ता है, एंड दैट फैक्टर इज नोन एज द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपकी रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, अब जैसे हमारे देश में खेती अच्छे से होती है, 70% हमारी जनता जो होती है बेटा एग्रीकल्चर में लगी होती है, तो हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके बदले जैसे हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास जैसे हथियार नहीं है हमारे पास, या हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है या नेचुरल गैस नहीं है, तो इन चीजों को हम क्या कर लेते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इन चीजों में जब हमारी कंट्री अभी किस स्टेज में, हमारी डेवलपिंग स्टेज में है, तो हम ज्यादा जोर किसके ऊपर दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। इसके बावजूद हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग किसमें लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में, बिकॉज हमारी सोइल क्या है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। तो हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरी जगह से दूसरी चीजों को क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना यही तो क्या है,
ट्रांसपोर्टेशन है। एक जगह पे प्रोडक्शन हो गया और आपने बहुत चीजों का मास प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन उनका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं हो पाया, तो क्या आपकी डेवलपमेंट हो पाएगी? एक मिनट के लिए सोचिए इस बात को, तो वहां पे आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए लार्ज विलेज में कन्वर्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ किसके मदद से बेटा? एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जरूर ध्यान रखना है बेटा। तो दो चीजें आई हैं, एक तो आया प्रोडक्शन, एक आया ट्रांसपोर्टेशन। प्रोडक्शन क्यों? प्रोडक्शन के लिए भी क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए। और आपका ट्रांसपोर्ट क्या चाहिए? एक जगह से एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ताकि हम एक चीज को एक्सपोर्ट कर सकें और दूसरी चीज को हम इंपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पे सिर्फ ये नेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो नेशनल डेवलपमेंट कभी भी हमारे किसी दूसरे देश के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है ना, उसके बावजूद रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तब भी चलता रहता है। तो चाइना की चीजें क्यों आती है हमारे देश में? क्यों? क्योंकि पता है चाइना को भी कि एक देश के पास रिसोर्सेज हैं, तो इट इज ए बिजनेस नॉट पर्सनल। ये पर्सनल नहीं है कि हम चीजों को एक्सपोर्ट करें और चीजों को इंपोर्ट करें। क्यों हमेशा हम ये बात के पीछे लगे रहते हैं कि अब हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, हमें अपने कंट्री की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि जो दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको किसका फायदा होता है बेटा? दूसरे देश को ज्यादा फायदा होता है, हमारा नहीं होता। आप सबसे मेन एग्जांपल जूट का लगा लीजिए। अब जूट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पैसे ज्यादा लगते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से सोचे कि जूट जो है हमारे देश में ज्यादा होता है और अगर हम स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे देश की इनकम इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने देश के बारे में या पोल्यूशन के बारे में नहीं सोचता है। अगर वो इन सब चीजों के बारे में सोचेगा तो आपको किसी भी शॉप के ऊपर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपको एक भी चीज नायलॉन या प्लास्टिक से बनी हुई नहीं दिखाई देगी। सब चीजों में किसका इस्तेमाल होगा बेटा? जूट का प्रोडक्शन का इस्तेमाल होगा। अब जूट हम इम्पोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करते हैं। अब जूट को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो दूसरा देश जो है वो पागल नहीं है जो आपको जूट जूट को क्या करवा रहे, इंपोर्ट करवा रहे इसके इतने पैसे देने के बदले। वो पागल नहीं, उसको पता है कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि वो डेवलप्ड हो चुका है। और डेवलप्ड होने के बाद कंडीशन क्या आती है? तब आप अपने आप से निकल बाहर की चीजों को देखते हो, पोल्यूशन को देखते हो, उसका इफेक्ट देखते हो आपकी इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, तो वहां पे प्रॉफिट ज्यादा मायने नहीं रखता। वहां पे पॉपुलेशन होती है या पोल्यूशन से रिलेटेड भी सारी चीजें हो जाती हैं। तो दो चीजें हमेशा चाहिए आपको, एक तो प्रोडक्शन कैसे हुआ है और एक ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ है। द ट्रेड्स फ्रॉम द लोकल टू इंटरनेशनल लेवल। अब देखो ट्रेड्स फ्रॉम लोकल का मतलब है कोई चीज नागपुर से हरियाणा में आ रही है, हरियाणा से वो बिहार में जा रही है, बिहार से वो तमिलनाडु में जा रही है, तमिलनाडु से अब नारियल है। आपको नारियल देश के हर एक हिस्से में आपको प्रेजेंट मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं ना जहाँ पे नारियल हो ही नहीं सकता, ये साउथ में ही होता है। तो ये कैसे हो पाता है बेटा? ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ही हो पाता है, एंड दैट इज लोकल ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला? ट्रेड्स जो व्यापार हो रहे हैं बेटा लोकल से इंटरनेशनल लेवल्स पे हैव एडेड टू द वाइटलिटी ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को वाइटल बनाया है विद द हेल्प ऑफ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री। तो इसीलिए हमारा देश जो होता है, हमारा बहुत सारा पैसा कहाँ पे खर्च होता है? हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सुधारने में खर्च होता है। क्यों हम नई नई रेल लेके आते हैं? क्यों हम बार बार रोड को बना रहे हैं? क्यों रोड्स वगैरह को नए नए हाईवे बन रहे हैं? क्योंकि दूसरा स्टेप डेवलपमेंट का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन एक इकोनॉमी बिल्कुल पीछे रह जाती है। लेकिन एफिशिएंट नेटवर्क होगा ना ट्रांसपोर्ट का, तो फिर आप रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचा पाओगे। तो ये हमारा मेन रीजन होता है। देखो कैनाल जब बनाई जाती हैं तो कैनाल सिर्फ इरिगेशन में हेल्प नहीं करती, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। तो दैट्स वाई ये कैनाल भी होती है। जो इनर रिवर्स बनाई जाती है, मैन मेड आर्टिफिशियल कैनाल्स होते हैं बेटा, तो इससे जो इनर डेवलपमेंट भी होती है, इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज करते हैं। इट हैज एनरिच्ड आवर लाइफ एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। एमिनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं, और फैसिलिटीज भी वही होती है फॉर द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ के लिए क्या दी बेटा इन्होंने हमें? सुविधाएं प्रदान करवाई हैं। तो पहले पॉइंट में आपको बताना है डेवलपमेंट का पेस किसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट में आपको बताना है वर्ल्ड को आपने एक विलेज में कन्वर्ट कर दिया किसकी हेल्प से? ट्रांसपोर्टेशन से। और तीसरे पॉइंट में बताना है जो ट्रेड्स आपके लोकल से इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, इसने इकोनॉमी को वाइटल बनाया है। और इस हेल्प डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से एमिनिटीज और लोगों को फैसिलिटीज मिलती है। हेंस वी कैन से दैट dense and efficient network of transport is pre-requisite for the local and national development। तो हमने इस स्टेटमेंट को एनालाइज कर दिया है। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर।
विच आर द टू मेन क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया? आपको पता होना चाहिए, वीडियो में बार बार इनका जिक्र हुआ। तो एक तो खरीफ सीजन है हमारा और एक रबी सीजन है। खरीफ सीजन आपको पता है बेटा कब होता है, ऑनसेट ऑफ मानसून में होता है, मानसून में होता है। और रबी सीजन कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर में होता है। और इसको हार्वेस्ट कब कर लिया जाता है बेटा, समर में, फ्रॉम अप्रैल टू जून। रबी क्रॉप्स को कब किया जाता है बेटा शोन, रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर। रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। कब, अक्टूबर से दिसंबर में क्या किया जाता है इनको, आप इनको क्या कर देते हैं बेटा, शोन कर देते हैं। एंड हार्वेस्टेड कब कर लिया जाता है बेटा इनको, समर में, जब आपका महीना कौन सा चल रहा होता है, अप्रैल से लेके जून तक चल रहा होता है। और खरीफ क्रॉप्स उनका उल्टा होती है, ये ऑनसेट ऑफ मानसून, कहने का मतलब जब मानसून आती है आपकी जून और जुलाई में, क्या की जाती है, इनको शोन किया जाता है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, एंड हार्वेस्टेड इन द सितंबर एंड अक्टूबर में इनको क्या कर लिया जाता है बेटा, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो हमारे टू मेन क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से हैं, और टू मेन क्रॉपिंग सीजन आर रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। यहाँ पे आप एग्जांपल भी दे सकते हैं एक एक दो दो, कि रबी क्रॉप्स का एग्जांपल क्या है बेटा, आपका व्हीट है और ग्राम है। और आपका सितंबर अक्टूबर में होने वाली खरीफ क्रॉप्स का एग्जांपल कौन है बेटा, कॉटन है, और उसके साथ साथ राइस भी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द ग्रोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द मेन स्टेपल फूड क्रॉप इन इंडिया। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा व्हाट इज द स्टेपल फूड क्रॉप कौन सी है, तो उसके ग्रोइंग इफेक्ट को कैसे बता पाएगा, ग्रोइंग कंडीशन को कैसे बता पाएगा। ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में किया है। मेन ग्रोइंग रीजंस के बारे में बताना, तो 3 मार्क्स में है। सबसे पहले तो आपको स्टेपल फूड का पता होना चाहिए, हमारा स्टेपल क्रॉप का पता होना चाहिए, दैट इज राइस। वो क्या है बेटा, राइस है। अब राइस की हमें क्या बतानी, ज्योग्राफिक कंडीशन, तो पता है हमें हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। एंड खरीफ क्रॉप कौन सी हमारी है, खरीफ क्रॉप है। और एनुअल रेनफॉल मैंने बताया था, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, दैट इज नॉट 200 सेंटीमीटर, इट इज 100 सेंटीमीटर। और आपकी जो एनुअल रेनफॉल है हाई ह्यूमिडिटी के साथ, और रेनफॉल आपकी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। एक थर्ड पॉइंट और ऐड कर सकते हो, द रीजन विच हैव नो रेनफॉल और द लेस रेनफॉल देन द 100 सेंटीमीटर, then this crop can be grown with the help of the irrigation and the canal system के साथ irrigation with the help of tube wells and the irrigation with the help of canals can be possible, वहाँ पे possible हो सकती है। And main growing seasons are northern plains like Haryana, Punjab and Bihar, northeastern canton are like Meghalaya, Assam and deltaic plains are West Bengal and river valleys, ये सारे के सारे क्या है बेटा, इसके मेन ग्रोइंग रीजन्स हैं। लेकिन जब भी रीजन्स पूछेगा ना, तो आपको ना वहाँ पे स्टेट्स का नाम ना लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे स्टेट का नाम ना लिखने से ज्यादा अच्छा आप लिखिए मेन ग्रोइंग रीजन्स कौन कौन से हैं। तो कौन से हैं, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया इंडिया का, या कोस्टल एरियाज हो गए, या डेल्टाइक प्लेन या रिवर वैली, इसके बारे में आप वहाँ पे लिख दीजिए। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमारी जो मेन क्रॉप है बेटा, जो हमारी मेन स्टेपल क्रॉप है वो कौन सी है, राइस क्रॉप है। और इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा इस क्रॉप में टेम्परेचर जो होता है, इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन की जब हम बात करते हैं, तो इस ज्योग्राफिकल कंडीशंस में जो टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा, एनुअल रेनफॉल की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मोर देन 100 सेंटीमीटर है। नंबर 3 पॉइंट जो हम ऐड करेंगे, एरिया विद द लो रेनफॉल, द रेनफॉल लेस देन द 100 सेंटीमीटर, दिस क्रॉप इज पॉसिबल टू shown when the irrigation can be done with the help of some artificial canals or with the help of the tubes from the groundwater, then this crop can be shown. And what are the main regions in which our staple crop, that is rice, is grown, that are northern plains, northeastern India, coastal areas, deltaic plains and river valleys। कौन सी होती है बेटा, river valleys। That is your question number 24 which will came in CBSE 2014 में, ये आपका आया था। डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल, अब देखो क्वेश्चन के आने के 3 टाइप्स हैं। डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस, एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, इंट्रोड्यूस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इन द ईयर रिसेंट ईयर्स। What are the attributes of the comprehensive land development program initiated in India in 1980-1990? Describe any 3 technological and institutional reform made in field of agriculture in India। तो तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, बिल्कुल सेम है। One question came in CBSE 2014, again in CBSE 2015 and again in CBSE 2016।
15 में आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है लैंड रिफॉर्म। अब लैंड रिफॉर्म में आप क्या क्या बोलेंगे? कलेक्टिवाइजेशन इन विच कॉर्पोरेशन ऑफ द फार्मर विल बी डन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग। को कंसोलिडेशन करना बिकॉज देयर आर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विच आर हियर एंड देयर, सो इन ऑर्डर टू combine the patches and to form a land in the possible area, that is known as consolidation of the holdings. Next is cooperation and abolition of jamidari. Jamidari is a system which are initiated by the Britishers, which is initiated by the Britishers and which are not in the favor of agriculture farmers. So abolition of jamidari is also a main step by the government at the time of the land reforms after the independence, or we can say after the post independence. Agriculture, these are called as land reforms, which are done by the government. And agriculture reforms are green revolution and white revolution. Green revolution and white revolution, and green revolution is related to our agriculture, that is a pocket, जिसमें हमने पैकेट हमने अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया था, इन विच HYV सीड्स आर प्रेजेंट, in which HYV seeds के साथ pesticide and fertilizer also present, also to improve the irrigation system. And white revolution is related to the milk. किससे related था? Milk, in order to increase the production of the milk. इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, but white revolution and our green revolution cannot be able to apply to the whole part of the country, but limited to only some regions of the country like Punjab and Haryana. So it is also a drawbacks of the green revolution and white revolution. Land development programs, provision for crop insurance, इकट्ठा आएगा बेटा इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉप, फ्लड, साइक्लोन एटसेट्रा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स। सबसे पहले क्या था? प्रोविजन था इसका फॉर द इंश्योरेंस इन केस ऑफ ड्रॉप, सूखा पड़ जाता है, इन केस ऑफ फ्लड, बाढ़ आ जाती है, इन केस ऑफ फायर इन द फील्ड, खेत में आग लग जाती है, एंड आल्सो एस्टेब्लिश द ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द फार्मर्स। सो इन दिस वे दे कैन गेट फ्री फ्रॉम द जो हमारा इंटरेस्ट साइकिल है उनसे निकल पाए। व्हाट इज द इंटरेस्ट साइकिल? ये क्या था इंटरेस्ट साइकिल? इंटरेस्ट साइकिल इज ए साइकिल which is between the farmers and the जमींदार्स, or we can say that to lend money to the farmers. मनी एक बार फार्मर को बीच में पैसे दिए जाते थे जिसका वो ब्याज बता, जैसे ही वो खेती से पैसे कमाता उसको वो किसको दे देता था? उस लैंडलॉर्ड को दे देता था, जो रेंट पे पैसे देता था उसको दे देता था। और जैसे ही अब दोबारा फसल को उसको उगाने के लिए नए पैसे की जरूरत पड़ती थी, आगे लोन ले लेता था, अब अगली फसल आई फिर लोन चुका देता था और उसके लिए फिर ले लेता था। अगर इन सब के बीच में एक उसकी फसल कोई खराब हो गई तो इस साइकिल में, पॉवर्टी के साइकिल में वो फंस जाता था, उसको अगेन एंड अगेन लोन लेना पड़ता था और देना पड़ता था। दैट इज नोन एज इंटरेस्ट साइकिल बिटवीन द फार्मर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स के बीच में एक साइकिल था। इश्यूइंग इन किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, क्या था बेटा? किसान क्रेडिट कार्ड को देना और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम था। ये भी किसने दिया था बेटा? गवर्नमेंट ने। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स ऑन रेडियो एंड टीवी। इट इज आल्सो ए मेन मेथड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय गिविंग नॉलेज टू द फार्मर्स बाय स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर द फार्मर ऑन द रेडियो एंड टीवी। ये भी हमारे क्या थे? हमारे गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कुछ रिफॉर्म थे। तो इसमें आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इसमें आप स्टार्ट करेंगे सीधा कहाँ से? इसमें स्टार्ट आपको करना कहाँ से? लैंड रिफॉर्म से और एग्रीकल्चर रिफॉर्म से, यहाँ से करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स में आपका आएगा कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स and cooperation and abolition of जमींदारी, ये आएगा। सेकंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म में ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन आएंगी। और थर्ड आपका जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आ जाएंगे, लैंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स थे, इसमें प्रोविजन था क्रॉप इंश्योरेंस का अगेंस्ट द ड्रॉप एंड फूड का, साइक्लोन एटसेट्रा, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स का इसमें था। इश्यूइंग ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इन स्कीम, ये भी किसके द्वारा दिया गया था बेटा? दैट इज आल्सो बाय द गवर्नमेंट and special weather bulletins and agriculture program for farmers on the radio and TV, उसके ऊपर दिया गया था। नेक्स्ट आता है आपका explain any two geographical condition required for the cultivation of pulses। इसके कल्टीवेशन के लिए, पल्सेस के कल्टीवेशन के लिए हमें इसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बताना होगा।
What are the geographical conditions for the cultivation of pulses? The question came in 2013 as well as in the another form. Why the pulses are mostly grown in rotation and other crops में उगाया जाता है? Name any two major pulse producing states है. These are also question came in CBSE 2011. Both our questions are same, but solution is also same. But the टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट. जिस तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है ना, दैट इज क्वाइट डिफरेंट, बट बोथ द क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 21 इन द बोथ लैंग्वेज आर सेम. ये सेम है इन सीबीएसई 2011 एंड 2013 में आया था. देखिए, pulses are mostly grown in rotation with other crops because other rotation में उगाया जाता है, because pulses need less moisture and survive even in dry condition. If less moisture चाहिए, mean the no rainfall, no requirement for more rainfall or irrigation, they can also survive in dry condition. So that pulses are major production in the Rajasthan area में pulses को उगाया जाता है. Best leguminous crop, all these crop leguminous for the nitrogen fixation, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, जिससे सोइल की फर्टिलिटी वापस आ जाती है. इसीलिए इसको all these crops are जैसे in grown in the rotation with other crop. ये जो और के बाद का क्वेश्चन है उसका आंसर है, because these are leguminous crops and leguminous crops are those crops which are help in the nitrogen fixation with the air and give the again fertility to the soil. So they are always shown in the rotation of the crops में उगाया जाता है. And major producing states are मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश and also राजस्थान में भी इसका उगाया जाता है. मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. Question number 27. These are also two question, one question in or, both are question same. और का मतलब क्या? Question will be repeated. Question आपका repeat हुआ in also 2011 and 2013. और जब आप आपका पेपर दोगे उसमें सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन आना है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर से आपका क्वेश्चन आ जाएगा. तो डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ ऑयल सीड, इसके बारे में बताना बेटा. गिव एन अकाउंट ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड नट. और हमें किसकी इंपॉर्टेंस बतानी है बेटा? ग्राउंड नट की इंपॉर्टेंस इसमें हमें बतानी है. इंपॉर्टेंस देखिए, यूज ऑफ एडिबल एंड यूज एज कुकिंग मीडियम. डिस्क्राइब द यूज ऑफ ऑयल सीड्स विच स्टेट इज द लार्जर. देखो, यूज ऑफ ऑयल सीड में क्या आएगा? आर इंपॉर्टेंस क्या होती है? आर एडिबल विच कैन बी ईट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिबल? विच कैन बी ईट एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम. तो बोथ आर यूज्ड एज कुकिंग मीडियम में इस्तेमाल होता है. यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, प्रोडक्शन ऑफ सोप में इस्तेमाल होता है. एंड कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट में इस्तेमाल होता है. रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप में भी इस्तेमाल किया जाता है बेटा आपके एडिबल ऑयल का. एंड कॉस्मेट एंड ऑइंटमेंट विच विल बी डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेटा किसका? एडिबल ऑयल्स वगैरह का, ऑयल सीड्स वगैरह का. और लार्जेस्ट अब ग्राउंडनट की बात करें, इट इज ए क्रॉप एंड मेजर प्रोडक्शन होता है इंडिया में. और पूरा 100% अगर हम ऑयल सीड का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसका 50% हम क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? दैट इज ग्राउंडनट. एंड इट इज ए creep crop and accounts half of the total oilseed production. State Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat and Maharashtra are the main states in which groundnut is produced. And in question ऊपर आपने देखा होगा importance of groundnut भी पूछी है, तो उसकी importance में क्या आएगा? It is also edible, used as cooking medium and raw material production of soap और cosmetic में. और India is the largest producer भी है इसका. तो these are some importance of the groundnut. These are your 3 marks question which we have studied. We can do 5 mark questions in next video. So stay for the next video for the 5 mark question. Thank you very much and have a nice day.